लोग कहते हैं कि हम देश का फ्यूचर है, पर मेरा मानना है हम फ्यूचर नहीं, हम देश के प्रेजेंट हैं। युवा के पास इतनी ताकत होने के बावजूद युवा इतना परेशान क्यों है? पर अगर हमारा युवा आज भी चुप बैठा रहेगा तो उसकी और हमारे देश की जरूरतें इसी तरह नजरअंदाज होती रहेंगी। क्यों आज भी भारत इतना ज्यादा बेरोजगारी से भरा हुआ है? हमारे युवाओं का एक एक वोट इस देश को नई दिशा और विजन देता है। आप इतिहास की बात कर रहे हैं, पर असलियत तो संसद की दीवारों में कैद है। सवाल ये नहीं है कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं। क्या ये ही एज गैप हमारी सबसे बड़ी रुकावट नहीं है? ये फैसला आप सबके हाथों में है। कपिश जी, हम अक्सर कहते हैं कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हम सब युवा अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, नौकरियों के पीछे, गोल्स, डेडलाइंस, करियर। पर आज जब मैं ऑफिस आ रही थी तो एक लेडी छोटी सी बच्ची लिए मुझसे पैसे मांगने आई, और मैं सोचने लगी कि वक्त कहीं रुक गया है। आज 2026 में भी जहाँ पर बिलियन डॉलर्स सिर्फ वॉर में खर्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी गरीबी, क्या ये लोग इस गरीबी से कभी बाहर आ पाएंगे? क्या हमारा यंग इंडिया वाला सपना इन तक कभी पहुंच भी पाएगा? क्या हमारे देश के 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने से हमारे देश से गरीबी मिट जाएगी? बार बार वही सवाल, 2026 में भी हमारी वही तस्वीर। आपने आज वहां सिर्फ उस बच्ची को नहीं देखा, बल्कि हमारे देश की एक अधूरी सच्चाई को देखा है। हम आज 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और स्पेस मिशंस की बातें तो करते हैं, पर वो बच्ची हमें याद दिलाती है कि हमारे देश की जड़ें आज भी कमजोर है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ 35 लाख भारतीयों को फ्री राशन देने का निश्चय किया। मेरा मानना है ये एक बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि मेरे हिसाब से भी एक भी नागरिक रात में भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। बट अगर आप इस बात को डीपली ऑब्जर्व करें तो इसमें आपको एक बहुत गहराई नजर आएगी। बताओ क्या? हम्म मतलब कि हमारे देश की 140 करोड़ की जनता में से 81 करोड़ लोग उतना भी नहीं कमा पा रहे कि वे अपने परिवार को 3 समय का खाना खिला सकें। तो फिर ये लोग बाकी के खर्चे जैसे कि डॉक्टर, दवाई, पढ़ाई कैसे करते हैं? यही तो सवाल है जो हम युवाओं को बहुत गहराई से समझना चाहिए। हमारे देश की आधी से ज्यादा जनता आज भी अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पा रही है। गरीब आदमी एक ऐसे विशेष लूप में फंस गया है जिससे वो कभी बाहर ही नहीं आ पा रहा है। आज का जो गरीब व्यक्ति है, अगर वो आज अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा है, तो वो जब बड़े होंगे तब भी वो एजुकेटेड नहीं होंगे, तो वो मजबूर होंगे और जॉब्स करने के लिए, जैसे मजदूरी, पेंटर, कारपेंटर। हमारे देश का जो किसान है, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, आज भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तो क्या हम वाकई बदल रहे हैं या सिर्फ भारत में युवाओं की गिनती बढ़ रही है? क्या आपको लगता है कि भारत का युवा अगर एक साथ आकर खड़े हो जाए तो गरीबी मिट जाएगी, हेल्थ केयर, एजुकेशन इंप्रूव होगी? हाँ बिल्कुल। आप युवा शक्ति को कम समझते हो क्या? आपको पता है शहीद भगत सिंह जी की उम्र क्या थी जब उन्होंने अपने देश के लिए जान दी? मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, पर शायद 43 to 44 की एज होगी। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि शहीद भगत सिंह जी की उम्र सिर्फ 23 साल की थी जब उन्होंने भारत के लिए जान दी। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, शहीद राजगुरु जी ने 22 साल की उम्र में, और शहीद सुखदेव जी ने 23 साल की उम्र में देश के लिए जान दी। आप सोचिए, उस समय तो ना मोबाइल होता था, ना इंटरनेट, ना इंस्टा, पर फिर भी उन्होंने कैसे अंग्रेजों के खिलाफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चलाए और लाखों भारतीयों को एकजुट किया। तो जब वो उस समय में इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो आज का युवा जो अपने हाथ में मोबाइल, इंटरनेट, इंस्टा, फेसबुक लेके घूमता है, जिस युग में एक रील पे मिलियन व्यूज आ जाते हैं, वो युवा अपने पास कितनी बड़ी ताकत रखता है। कपिश जी, ये सुनकर वाकई रोंगटे खड़े हो गए हैं। 23 साल की उम्र में इतना बड़ा विजन! लेकिन यही तो आयरॉनिकल सच है। आजकल का युवा 23 साल की उम्र में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं, सिर्फ वायरल ट्रेंड्स ढूंढ रहा है। यहाँ जहाँ पर हमारे पास इतनी बड़ी डिजिटल ताकत है, उसके बावजूद भी हम उसका इस्तेमाल सिर्फ स्ट्रीक्स बनाने में, मीम्स शेयर करने में लगा रहे हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है। इसलिए ही तो मैं लेके आया हूं युवा स्पीक्स, कन्वर्सेशंस दैट शेप द नेक्स्ट इंडिया। लोग कहते हैं कि हम देश का फ्यूचर है, पर मेरा मानना है हम फ्यूचर नहीं, हम देश के प्रेजेंट हैं। और अगर आज हमने अपनी ताकत नहीं पहचानी
तो वो फ्यूचर कभी आएगा ही नहीं। आपकी बातों में वो आग है जो शायद हम सबके मन में दबी हुई थी। पर इस गहरी बहस में हम और आगे बढ़े, हमें ये तो बताइए कि आप कौन हैं, आपने क्या पढ़ाई की है और युवा स्पीक्स का ये प्लेटफॉर्म बनाने की वजह क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिश अरोड़ा है। मैंने आईएम रांची से एमबीए और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है। पता है, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि एक युवा नेता होने का मतलब क्या है। क्या सिर्फ इलेक्शंस लड़ना ही उनका लक्ष्य है? बिल्कुल नहीं। एक नेता होने का मतलब है देश में उन लोगों की आवाज बनना जिनकी आवाज कहीं शोर में दब गई है, उन लोगों की सहायता करना जिनके बुरे वक्त में पुलिस और सरकारी अधिकारी भी मदद नहीं कर पाते हैं, उन लोगों की भलाई के बारे में सोचना जिनका हमारा कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है। एक भारतीय होने के नाते हम उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं। मैंने पिछले कुछ सालों में ग्राउंड पर काम किया है, स्टूडेंट्स की बेचैनी देखी है, गरीबों का संघर्ष देखा है और उन माँ बाप की आंखों में डर देखा है जिनके बच्चे पढ़ लिख कर भी घर बैठे हैं। सच बताऊं तो मैंने महसूस किया है कि युवा पे बात तो सब करते हैं हमारे देश में, पर उस युवा से बात कोई नहीं करता। उस युवा की समस्या कोई नहीं समझता। दोस्तों, युवा स्पीक्स एक जरिया है उस गैप को भरने का जहां हमारी डिग्रीज खत्म होती हैं और इस देश के फैसले शुरू होते हैं। मैं यहाँ हम सबकी कलेक्टिव पावर को पहचानने आया हूँ। हमारे देश की 60% से ज्यादा आबादी युवा है। तो सोचिए, अगर वो आबादी एक साथ आ जाए, युवा शक्ति का प्रदर्शन करे, तो हम अपने देश को एक नई दिशा दिखा सकते हैं, देश में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप कितना अच्छा सोचते हैं, पर एक सवाल है जो मेरे मन में बहुत देर से खटक रहा है। जी कहिए। युवा के पास इतनी ताकत होने के बावजूद युवा इतना परेशान क्यों है? हम क्यों पॉलिटिक्स से, सोशल इश्यूज से दूर भागते हैं? हम क्यों नहीं समझते कि पॉलिटिक्स हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? और यही आज की सच्चाई। क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि हमारी भलाई राजनीति से दूर रहने में है। हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि पॉलिटिक्स में बहुत गुंडागर्दी है, या पॉलिटिक्स वही लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिनके बड़े बड़े कनेक्शंस हैं या जिनके पास पैसा है, वगैरह वगैरह। पर मैं सच बताऊं तो पॉलिटिक्स ही डिसाइड करती है कि हमारी मेडिकल फीस कितनी होगी, हमारी एजुकेशन फीस कितनी होगी, हमारी दवाइयां, पेट्रोल के दाम, दूध, दही, पनीर, सबके दाम सरकार ही तय करती है और वो सरकार राजनीति के थ्रू ही चुनी जाती है। तो अगर आप कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो आप सीधा और साफ कह रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माई ओन फ्यूचर। पर लोग कहते हैं कि मेरी एक आवाज से क्या बदलेगा? 140 करोड़ के देश में एक कपिश या एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्या ही कर लेगा? क्या ही फर्क पड़ेगा एक मेरे वोट से? आपकी वोट वाली बात से एक बहुत जरूरी बात मेरे दिमाग में आई। जब एक स्टूडेंट 12th क्लास में होता है तो लगभग उसकी उम्र 18 साल की होती है। तो इस उम्र में भारत सरकार हमें दो इंपॉर्टेंट राइट्स देती है, पहला वोटिंग राइट और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस। बट क्या कभी हमारे स्कूल लाइफ में इन दोनों में से किसी भी टॉपिक पे चर्चा हुई है? क्या हमें हमारे टीचर्स ने ये सिखाया है कि हमारे वोट का महत्व क्या होता है? क्या एक वोट हमारा, हमारे परिवार का और इस देश का फ्यूचर बदल सकता है? ये सब कभी किसी ने बात करी है? और ड्राइविंग एटिकेट्स, आज सड़क पे हम देखते हैं युवाओं के इतने हादसे होते हैं, रैश ड्राइविंग होती है। क्या कभी हमें ड्राइविंग एटिकेट्स, ड्राइविंग सिस्टम्स, रूल्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बारे में कभी हमसे स्कूल में बात करी गई है? बहुत ही जरूरी बात आपने बोली है। ये सारे टॉपिक स्कूल्स में डिस्कस होने जरूरी हैं। इनफैक्ट ये नहीं, इनके बावजूद डिप्रेशन, एंजाइटी, इनफैक्ट पीयर प्रेशर, ये सब भी डिस्कस होना जरूरी है। हमारे देश में तो लोग कहते हैं सालों से चला रहा सिस्टम अब कहाँ ही बदलेगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में युवा इतनी ताकत रखता है कि वो देश को नई दिशा भी दे सकता है और पॉलिसी की डिसीजन मेकिंग में भी बैठ सकता है। जिस दिन हमारे संसद और विधानसभा में यूथ की परसेंटेज बढ़ जाएगी, तब आप देखिए देश को नई दिशा और देश का डेवलपमेंट कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। पता है, मेरे मन में भी काफी सवाल आते हैं, जैसे कि अगर मुझे रोड साइड पर कोई कूड़ा दिखे तो मैं उसे कहाँ रिपोर्ट करूं कि वो समय से ठीक हो जाए? या फिर बारिश में मेरी गली में सीवेज प्रॉब्लम की वजह से पानी भर जाता है? या फिर क्यों आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स प्राइवेट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल से इतने पीछे हैं? क्यों यमुना और गंगा आज भी पोल्यूटेड है? क्यों आज भी भारत इतना ज्यादा बेरोजगारी से भरा हुआ है? मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ और आपने जो भी सवाल पूछे हैं वो सारे एकदम वैलिड हैं। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि ऐसे ही सवाल हमारे देश के करोड़ों युवाओं के मन में होंगे जिनका जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं है। और इसी कारण से हमारे देश का युवा
राजनीति से दूर हो रहा है और अपने एक वोट की अहमियत नहीं समझता है। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं? अरे आप बड़ा सा सवाल पूछिए। आपका जर्नलिस्ट होने के नाते ये हक है और मेरा एक भारतीय होने के नाते मेरा फर्ज है आपके सारे सवालों का जवाब देना। क्या एक वोट से सच में फर्क पड़ता है? वोट मतलब सिर्फ एक बटन दबाना नहीं होता। वोट का मतलब होता है एक डायरेक्शन को तय करना कि देश में जॉब्स इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर इंपॉर्टेंट है और हमारे सरकारी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है और हमारे युवाओं का एक एक वोट इस देश को नई दिशा और विजन देता है। बट अगर हमारा युवा आज भी चुप बैठा रहेगा तो उसकी और हमारे देश की जरूरतें इसी तरह नजरअंदाज होती रहेंगी। आप इतिहास की बात कर रहे हैं, पर असलियत तो संसद की दीवारों में कैद है। हम इंडिया को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट और द यंगेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 11% सांसद 40 साल की उम्र से कम है। क्या यही एज गैप हमारी सबसे बड़ी रुकावट नहीं है? हमारे देश में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन युवा है। ये तो बहुत विचार करने वाली बात है और कड़वा सच यही है कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे देश की संसद में 543 सीटों में से सिर्फ 10% सांसद ही युवा हैं। हमारे देश में लीगल वोटिंग एज 18 है। हमारे लोकसभा में मिनिमम एज बैठने के लिए 25 है। हमारे पूरे देश की एवरेज एज 28 है, पर हमारे संसद की अगर एवरेज एज देखी जाए तो वो 56 है। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये बहुत बड़ा फासला है। मैं ये जरूर मानती हूँ कि 60 साल की उम्र के लोगों का तजुर्बा संसद में जरूरी है, पर क्या वो तजुर्बा एक 21 साल की स्टूडेंट की घुटन को समझ सकता है? जॉब मार्केट में इसलिए लोग स्ट्रगल नहीं करते कि वो एजुकेटेड नहीं, वो इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट्स नहीं है। क्या वो एक युवा की जमीनी हकीकत को समझ पाता है? जब 50% आबादी के पास सिर्फ 11% आवाज हो, तो क्या वो लोकतंत्र होगा? सच बताऊं तो ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल गैप नहीं है, बल्कि ये हमारे युवाओं का संसद और विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन क्राइसिस है। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों के पास डिग्री तो है, पर वो रिक्वायर्ड स्किल सेट्स नहीं है जो कंपनीज को रिक्वायर होते हैं उन्हें नौकरी देने के लिए, और इसलिए ही आधी से जनता डिग्री के होने के बावजूद भी बेरोजगार है। बट जब तक हमारे युवा विधानसभा और संसद में पॉलिसी मेकिंग में नहीं बैठेंगे, तब तक हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, हमारा करिकुलम ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे स्कूल, कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में वो वोकेशनल ट्रेनिंग सब्जेक्ट्स आज भी नहीं ऐड हो पाए हैं जिनके स्किल सेट्स कंपनीज हमारी मांगती हैं नौकरियों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और पता है मिसमैच क्यों है? क्योंकि युवा ने आज तक अपनी इतनी बड़ी शक्ति का उपयोग किया ही नहीं है। अगर युवा चाहे तो देश में क्रांति आने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल, भारत का युवा देश में क्रांति भी ला सकता है और भारत को ग्लोबल पावर हाउस बना सकता है। लेकिन बात इतनी सी है कि जब तक हम डिसीजन मेकिंग वाली कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, तब तक हमारा यंग इंडिया के डिसीजंस वही नेता अपने पुराने ढंग और सिस्टम से लेते रहेंगे और हमारे सिस्टम आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आप ये कह रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी या बैड हेल्थ केयर ये सब अलग अलग चीजें नहीं है? नहीं, ये सब एक ही बीमारी के लक्षण हैं और वो बीमारी है हमारे युवाओं का डिसीजन मेकिंग से और राजनीति से दूर रहना। तो आज का सबसे बड़ा सवाल उन सब के लिए जो हमें सुन रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं। सवाल ये भी नहीं है कि आप लेफ्ट विंग हैं या राइट विंग हैं। सवाल ये है कि आप इतिहास का इतना सुनहरा मौका खो देना चाहते हैं या फिर सही में एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं। हम भीड़ हैं या हम सही में बदलाव ला सकते हैं, ये फैसला आप सबके हाथों में है। वेलकम टू युवा स्पीक्स, कन्वर्सेशंस दैट शेप द नेक्स्ट इंडिया।